लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5, राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो जरा सोचो, आप एक जंगल में हो, ठीक है, और एक टाइम एक वीर योद्धा अपनी तलवार लेकर आपको बोलता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं क्योंकि तुमसे युद्ध कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें हरा दिया है, तो अब ये जगह मेरी हो गई। तो आपको ये चीज कितनी अजीब लगेगी, लगेगी ना? तो क्या आप सोचो, तो उस टाइम में क्या ऐसा ही होता था? जिस जमीन पे युद्ध जीत लिया वो राजा बन गया। और क्या सभी राजा ऐसे ही थे, एक जैसे थे? तो चलिए आज हम जानते हैं एक पुरानी कहानी, राजा, उनकी राजधानी और प्राचीन साम्राज्यों के बारे में। तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको भी पता है एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती चलूंगी, कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजा कौन बनता था। तो सबसे पहला सवाल है ये कि राजा कौन बनता था। तो पहले के समय में लोग, पता है, यज्ञ करते थे। ठीक है? पहले के समय में लोग यज्ञ करते थे। छोटा मोटा यज्ञ नहीं, अश्वमेध जैसा बड़ा यज्ञ। जो सबसे शक्तिशाली होता था वही घोड़ा को छोड़ के अश्वमेध करता था। घोड़ा घूमा और जिसका घोड़ा कोई ना रुका वो जमीन उस राजा की। ठीक है? अगर कोई रोक दे तो वहां हो जाएगा युद्ध, और युद्ध जीतने के बाद वो इंसान राजा बन जाता था। ठीक है? तो ये सब कैसे होता था और एनसीईआरटी हमें क्या बताता है, आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक बनते थे, करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पहले ये इलेक्शन सिस्टम सब नहीं था। पहले यज्ञ करके लोग राजा बनते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या होता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार ले जाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाग की खाल एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राज के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार ले जाते थे जिन्हें पुरोहित शुद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है? इस तरह से पहले राजा बना जाता था। हमारा आज वाला ये इलेक्शन सिस्टम नहीं है कि जाओ बटन दबाओ और प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये पहले नहीं होता था। ठीक है? तो अब हम जानते हैं जनपद। ये जनपद क्या है? ठीक है? जनपद जहां लोग रहते थे उसे हम जनपद कहते थे। और जब यही जनपद बड़ा बन जाता था तो वो महाजनपद बन जाता था। ठीक है? ऐसे उस समय में ऐसे 16 महाजनपद थे। एग्जाम्पल के लिए मगध, कुशाला, वज्जी, अवंती, ये सब महाजनपद में गिने जाते थे। हर राज्य की अपनी राजधानी, अपना सेना और अपना टैक्स सिस्टम था। ठीक है? पहले हम जानते हैं जनपद। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए, मानचित्र में दिखाए गए हैं। कहाँ है मानचित्र? कहाँ हो भाई? हाँ, देखो इसमें। हाँ, इसमें देखो, इसमें आपको दिखाया गया है जनपद। ठीक है? जनपद, महाजनपद और नगर, सब कुछ आपको इस मैप पे दिखाया गया है। ठीक है? दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। अच्छा, ये सब प्रमुख जनपद कहलाते थे। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। ठीक है? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार की बर्तन मिली है जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। ठीक है? तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस समय में टोटल कितने महाजनपद थे? तो उस समय में टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है? उस समय में आपको कितने महाजनपद थे? आप एक सेकेंड। उस समय में आपको टोटल टोटल 16 महाजनपद थे। एक सेकेंड। टोटल 16 महाजनपद उस टाइम में
थे। ठीक है, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहे जाने लगा। महाजनपद को दिखाया गया है मानचित्र में। ठीक है, अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, आपको मगध के बारे में तो पता होगा ना। मगध भी इन 16 महाजनपद में से एक था। कौन? मगध। पता तो आपको होगा मगध के बारे में, आपने सुना तो जरूर होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि मगध सबसे प्राचीन और शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, वहां के राजा कौन थे? वहां के राजा थे बिंबिसार, अजात शत्रु। तो मगध इतना स्ट्रांग क्यों था? वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों कहा जाता था? क्योंकि गंगा और सोन नदी के बीच था। ठीक है, अब अगर वो गंगा और सोन नदी के बीच है तो यात्रा करने के लिए और सिंचाई करने के लिए, दोनों करने के लिए वो सबसे बेटर जगह था। लोह और हाथी जैसे साधन थे, मजबूत किले और बड़े सैनिक थे। और हाँ, मगध में राजगद्दी वंश पर चलती थी, पिता के बाद बेटा राजा। ठीक है, तो मगध में क्या चलता था ना कि राजगद्दी वंश पर चलती थी, मतलब पिता के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो ऐसे चलता था। ये इलेक्शन सिस्टम तब भी नहीं था, वहां भी ये इलेक्शन सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे महाजनपद में क्या दिया हुआ। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। 16 हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा, इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होती थी। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आहत सिक्के क्या थे, इनके बारे में तुम चैप्टर 8 में तुमको देखने को मिलेगा। अब है ये कर। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और टॉपिक में बतानी चाहती हूँ, सॉरी, ऐसी सॉरी, बताना चाहती हूँ, वो है आपको गण संघ। ठीक है, तो ये गण संघ क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है, जब सब राजा राजा होते थे तो उन्हें गण संघ कहा जाता था। ठीक है, एक मिनट, आखिर ये गण संघ क्या होता है? तो जब सब राजा होते थे तो उन्हें गण संघ कहा जाता था। ठीक है, ये आप नोट कर लो, क्या हो रहा है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, गण संघ क्या होता था? जब सब राजा होते थे तो उस समय को गण संघ कहा जाता था। सब राज्य राजाओं के अंडर नहीं थे, कुछ जगह थी जहां लोग मिलकर राज्य चलाते थे। ठीक है, तो जिसे कहते थे गणराज्य, जहाँ लोग मिलकर राज्य चलाते थे वहां उसे कहते थे गणराज्य। जैसे कि वज्जी, अभी आपको मैंने एक दिखाया मगध, उसी के एक एग्जाम्पल है वज्जी। वज्जी में क्या होता था कि लोग जो है मिलकर वहां फैसले लेते थे। वहां पे कोई राजा सिस्टम नहीं था। ठीक है, वहां पे कोई राजा सिस्टम नहीं था, वहां लोग फैसला लेते थे मिलके, हर बात सब मिलके सभा में चर्चा करके डिसाइड करते थे। तो वो क्या था, डेमोक्रेसी का एक प्राचीन रूप था। ठीक है, वो एक डेमोक्रेसी का प्राचीन रूप था। अगर हम आपको पूछें कि उस समय में हमें डेमोक्रेसी किस राज्य में देखने को मिलती थी, तो वो कौन सी राज थी? वो थी वज्जी। वज्जी में हमें देखने को मिलता था डेमोक्रेसी। तो और वज्जी क्या था? महाजनपद में से एक था। ठीक है, वज्जी महाजनपद में से एक था जहां डेमोक्रेसी देखने को मिलती थी, और इसे हम क्या कहते थे? गण संघ कहते थे। ठीक है, अब चलिए, अब हम देखते हैं, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कर। कर यानी टैक्स। ठीक है, कर यानी क्या है? टैक्स। तो राजाओं को टैक्स चाहिए होता था। तो कैसे राजा को टैक्स कैसे मिलता था? जो किसान होते थे वो अनाज देते थे, कुम्हार जो है वो मिट्टी का बर्तन देता था, गाय पालक दूध और दूध के उत्पाद देते थे। ठीक है, और इन सब कर से सेना, किला और युद्ध की तैयारी होती थी। ठीक है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारी को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटक तथा संग्राहकों को जल जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो इन सब चीजों पर वहां के राजा ने क्या किया? टैक्स लगा दिया। ठीक है, कृषि में परिवर्तन। अब उस समय में कृषि में क्या परिवर्तन आया?
इस युग में कृषि क्षेत्र में दो परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान और पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगे। ठीक है, तो दो बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें से एक क्या था कि अब इस समय में हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन में गिना जाता है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये मैंने आपको पहले ही समरी अप कर दिया है। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजात शत्रु हुए। अन्य जनपदों की जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र सॉरी महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। अच्छा, बिंबिसार और अजातशत्रु के अलावा मगध के एक और इम्पोर्टेंट शासक कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। राजगृह आज जिसको आज हम राजगीर बोलते हैं, वही पहले राजगीर कहलाता था, जो बिहार की राजधानी कई साल तक बना रहा। किस समय में? जिस समय में मगध का राजा महापद्मनंद था। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उसको राजधानी बना दिया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर के बारे में तो शायद ही कोई होगा जो नहीं सुना होगा। विश्व विजय सिकंदर उनका नाम था और वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब वज्जी वज्जी, जब ये जस्ट मैंने आपको बताया था वज्जी के बारे में कि यहाँ पे डेमोक्रेसी था, बताया था ना। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकती थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि उस समय में डेमोक्रेसी किस राज्य में था, तो वो बस एक ही राज्य था, महाजनपद का एक राज्य था जहां सिर्फ डेमोक्रेसी देखा गया था, वह था वज्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा तक गया है स्टेट पीएससी में। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो है ना, ये येलो मार्क में, इसको आप पढ़ लेना। क्या दिया है? कई शक्तिशाली राज्य इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद, किस संघ को? वज्जी संघ को। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और ठीक है, तो बहुत 1500 साल पहले तक वज्जी अपना डेमोक्रेसी रूल चलाता रहा, बट उसके बाद गुप्त वंश के जो शासक थे वह उसको अपने राज्य में मिला लिया था। अब इससे आगे की कहानी हम देखेंगे चैप्टर 9 में। तो लर्नर्स, इस चैप्टर में हमने जाना कि राजा का चुनाव कैसे होता था, जनपद से महाजनपद तक का सफर हमने तय किया, मगध जैसे साम्राज्य क्यों महान थे ये भी हमने देखा, और वज्जी जैसे राज्य जहां लोग मिलकर राज्य चलाते थे, जहां जिस समय में इतना कठोर शासक होने पर भी डेमोक्रेसी चलता था, उसका भी हमने अच्छा एग्जाम्पल देखा। पूरा भारत तभी एक साम्राज्य नहीं था, पर हर राज्य अपनी कहानी लेकर छुपा बैठा था, है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर 5। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो जरूर करना, शेयर भी जरूर करना और कमेंट करना, ठीक है, कि मैं होता तो मगध का राजा तो क्या करता। ये चीज कमेंट में जरूर मुझे बताना कि अगर तुम मगध के राजा होते तो क्या करते, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तुम लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है ना। मैं कर रही हूँ, आप भी करो। मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, आप मेरे लिए छोटा सा सब्सक्राइब नहीं कर सकते? ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।